सर उससे जो रिलेटेड था। एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी आप पूछें। सर जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली चीज सर वो नहीं हो रही थी, वो पॉइंट नहीं समझा है सर। नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं क्वेश्चन, सर। चलो मैं जरा क्वेश्चन वाली स्लाइड दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है? आपको ये जी नहीं सर। समझ में आया कि वो 8 मिलियन और 5 मिलियन कैसे? नहीं सर वो समझ आ गया था, लेकिन सर ये बात समझ नहीं आई कि एक तो हम जो प्रीसीडिंग 3 इयर्स वाला रेट लेते हैं सर, उससे तो निकल आई थी एक वैल्यू, लेकिन सर दूसरी वैल्यू के कंपेयर कैसे करना था वो समझ नहीं आ रही थी। देखिए उसमें आपने करना ये था कि एक आपने टोटल इनकम वर्कआउट करनी थी विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक है? मैं जरा एक स्लाइड आपके लिए ओपन करता हूँ जिससे आपको याद आएगा कि हमने कंपेयर किससे करना था। देखिए ये ठीक है स्टेप्स सर। जरा नोट करें। ये स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे। मैंने कहा पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑन करंट ईयर टैक्सेबल इनकम विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक है? तो पहले आप ठीक है सर। कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट्स, फर्ज किया वो आ जाती है 100,000 रुपीज, ठीक है? फिर आप यस सर। कैलकुलेट करें करंट ईयर टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी विद टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ठीक है? तो इससे क्या होगा, विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट अगर टैक्स लायबिलिटी थी 1 लाख रुपया, तो विद टर्मिनेशन बेनिफिट फर्ज किया वो बढ़ के 1,20,000 हो जाएगी, ठीक है? तो इन दोनों का जो यस सर। डिफरेंस है 20,000, इसका मतलब है ये किस वजह से है, ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब सर हमने जो हमारे पास जो भी टोटल इनकम है उसके ऊपर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐड करने हैं और फिर स्लैब रेट अप्लाई करना है जी बिल्कुल और बिल्कुल। उसको। ठीक है हाँ सही है। फिर आपको पता लग जाएगा कि टर्मिनेशन बेनिफिट की वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। अब वो जो इंक्रीज आ रहा है, ठीक है? अब यस सर। फिर आप पहले उससे थर्ड स्टेप करें। थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करें टैक्स लायबिलिटी ऑन टर्मिनेशन बेनिफिट एट लास्ट 3 ईयर एवरेज रेट ऑफ टैक्स। लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर आप टर्मिनेशन बेनिफिट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें। अब जो पहले दोनों स्टेप है, द डिफरेंस इन स्टेप 1 एंड 2, यानी जो आप करंट लायबिलिटी विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट और करंट लायबिलिटी विद टर्मिनेशन बेनिफिट आपने जो कैलकुलेट की थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करें स्टेप 3 के रिजल्ट के साथ, तो फिर आपको पता लग जाएगा ये फायदा कौन सा है। ये तो ये वाली स्लाइड आप देखें और इसके मुताबिक आप स्टेप्स परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह ताला अफाका होगा, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन हम लोग जो है स्टेप 2 और 3 डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो जिसमें ज्यादा बस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी हम उसको इग्नोर कर देंगे और जिसमें कम नहीं है वो तो ले लेंगे। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा ना। स्टेप 2 में जो लायबिलिटी है उसमें टैक्सेबल इनकम भी शामिल है और टर्मिनेशन बेनिफिट भी शामिल है, और स्टेप 3 में जो लायबिलिटी है वो सिर्फ टर्मिनेशन बेनिफिट की है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? ठीक है सही है सर। ठीक है। ठीक है। और सर बस एक लास्ट चीज ये पूछनी थी कि सर वो जो हमारे पास लोन था जो हमने 30 lakhs into 0.1 किया था हम्म। सर, उसके अंदर जो हमारे पास जो 2 लाख था वो हमने इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि वो 30 जून 17 तक पे हो चुका था, ये हो और अब चुका अभी था, हम बिल्कुल 2000। जी बिल्कुल, ठीक वो है तो पहले ही पे सही हो है सर। चुका था ना, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं पे करना। ठीक है सर। ठीक है, ओके। यस सर थैंक और यू। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर थैंक यू। ओके थैंक यू। जी अशबीर क्वेश्चन पूछें। सर मैंने ये पूछना था सर, जो डीम्ड इंटरेस्ट और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड जो आती हैं दो वैल्यूज, वो सिर्फ तब आती हैं जब आपने लोन यूटिलाइज किया हो पर्सनल यूज और दूसरे के लिए प्रोपोर्शनेटली, तब आती हैं सिर्फ वो दो वैल्यूज? मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, दोबारा रिपीट करें आप। सर जब हम लोन हमने लिया है तो सर उसको जब हम इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए यूज कर रहे हैं ठीक तो है। वो प्रोपोर्शनेटली भी यूज कर लेते हैं, जैसे 60% इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए और 40% पर्सनल यूज के लिए, ठीक तभी है। ये एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट बेनिफिट डीम्ड इंटरेस्ट बेनिफिट आएंगी वैल्यूज, वरना तो सिर्फ इंटरेस्ट बेनिफिट आएगा ना। देखें दो चीजें हैं। पहले तो आप, ये सवाल थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। पहली चीज तो ये कि लोन जब आपको मिलता है तो इररिस्पेक्टिव कि आप किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, उसका जितना भी डीम्ड इंटरेस्ट बेनिफिट होता है वो इनकम में शामिल होता है। ये वाली बात तो क्लियर है ना आपको?
जी सर। ठीक है, अब फिर उस लोन की यूटिलाइजेशन अगला स्टेप है। जब आप लोन यूटिलाइज करते हैं तो उस लोन के ऊपर जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है और जितना डीम्ड है, यानी एक्चुअल भी और डीम्ड भी, वो आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं इनकम जनरेटिंग एसेट के अगेंस्ट। ठीक हो गया? जी तो सर। वो जब ठीक। एक्सपेंस क्लेम करेंगे तो उतना एक्सपेंस क्लेम करेंगे जितना लोन यूज किया है। ठीक है, तो सही। ठीक। ये अगर फर्ज किया लोन आपने के पूरे का पूरा यूज किया था, आप पूरे का पूरा उसे यूज कर सकते हैं, और अगर लोन आपने पार्शियल यूज किया था तो फिर पार्शियल आप उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते ठीक। ठीक है सर। हैं। बात क्लियर है आपको? जी सर, बात क्लियर है। और ये पूछना था सर कि ये इस क्वेश्चन की सोल्यूशन है कोई हाँ, ये आंसर, ये सोल्यूशन में वैल्यूज अपलोड कंफर्म कर कर? दूंगा, ये सोल्यूशन में अपलोड कर ठीक है सर। दूंगा। ओके जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये टर्मिनेशन बेनिफिट का ही मैंने पूछना था सर। सर बेसिकली जो इंक्रीज आएगा हम उसको कंपेयर करेंगे एवरेज रेट के साथ, मतलब जी जो बिल्कुल, एवरेज रेट। जी अच्छा। इंक्रीज को कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि हमें देखें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है ना। वो जी सर। इंक्रीज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इंक्रीज रिफ्लेक्ट कर रहा है जो टर्मिनेशन बेनिफिट की वजह से टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम सही। कंपेयर कर लेंगे जो आपके एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे लायबिलिटी कंपेयर होगी। अच्छा, अब सर अगर फॉर एग्जांपल अगर टर्मिनेशन बेनिफिट में जो इंक्रीज आ रहा है वो 20,000 का आ रहा है लायबिलिटी में, और हम अगर एवरेज रेट से निकाल लें और उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा अगर आ रही है, तो फिर हम बेसिकली क्या करेंगे कि लेकिन फिर सर हम एवरेज यही रेट समझ। वाले को नहीं लेंगे ना। देखें, हमने तो ऑप्शन जनरेट की ना, हमने तो फायदा देखना है टैक्स पेयर का किस में हो रहा है। लेकिन सर टोटल लायबिलिटी हम नहीं देखेंगे इसमें, इंक्रीज अगर देखेंगे तो उससे तो मतलब समझ नहीं आ रही सर मुझे। लेकिन टोटल लायबिलिटी को ही कंपेयर अगर करेंगे तो आंसर ठीक आएगा ना? अगर आप टोटल टोटल को कंपेयर कर लें, टोटल लायबिलिटी जी विद इंक्रीज को, और देखें आपका असल टोटल लायबिलिटी बनती कैसे है। सर, आपने ये इनको देखना है कि जो करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी है, जो करंट ईयर की जी टैक्स लायबिलिटी है, आपने उसको किस रेट के ऊपर आपने टर्मिनेशन बेनिफिट को उसके अंदर ऐड करके टैक्स है। जी सही। ठीक है, अब आपकी जी करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी अगर 1 लाख रुपया बनी है, ठीक है, जी सर। और जी टर्मिनेशन बेनिफिट ऐड करने से वो लायबिलिटी 1,20,000 हो जाती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 20,000। 20,000 रुपए का। किस वजह से ये इंक्रीज हुआ है? टर्मिनेशन बेनिफिट ऐड करने की वजह से। ठीक है, यस सर। अब जी दूसरी तरफ आपके पास अगर एवरेज रेट पे, एवरेज रेट किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ टर्मिनेशन बेनिफिट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। एवरेज जी रेट के ऊपर टर्मिनेशन बेनिफिट की टैक्स लायबिलिटी आती है 18,000 रुपए। यस सर। ठीक है, तो फायदा मुझे किस में है? 18,000 रुपए 18 में या 20,000 रुपए में? 18,000 में सर। तो फिर मैं तो 1 लाख में क्या ऐड करूंगा, 18,000 या अच्छा 20,000? अच्छा 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 18,000 ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, सही है, टर्मिनेशन बेनिफिट की जो अमाउंट है वो ऐड करेंगे हम वो फिर ऐड कर इसमें। देंगे हम टैक्स लायबिलिटी के अंदर। समझ गए सर, ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। जी अफीफा, सर दूसरा क्वेश्चन जी। जी सर, मैंने पूछना था कि जो 25 लाख वाला जो अमाउंट है लोन की, इसमें आपने उस दिन एक्सप्लेन किया था इसको, लेकिन मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मुझे सही समझ नहीं आई थी ये बात। इसमें हमने सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम निकालनी है ना? कौन सी वाली हेलो अमाउंट में? सर, ये जो जो क्वेश्चन है उसका लास्ट पैराग्राफ है जो, उसमें हमने सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम निकालनी है ना खाली? सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। आप पैराग्राफ पढ़े, किस पैराग्राफ की? आप जरा पैराग्राफ पढ़े सर किसकी, मुझे सर पता नहीं। Sir, Mr. Amjad received interest-bearing loan हम्म, at the rate of 4% of 25 lakh from Twin City Private Limited on January 1, 2018 for a 4-month period, and invested 60% of the same in purchase of an income-generating asset, while remaining was used for personal purposes. ठीक है। He generated net taxable profits of rupees 8 lakh from the income-generating asset. हम्म, ठीक है, तो तो जब सर उसके 8 लाख के अगर उसके टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई ना। जी ठीक है,
अच्छा, एक तो उसे इंटरेस्ट लोन मिला था, जो कि पहला वाला लोन था इंटरेस्ट फ्री, दूसरा लोन था जी 4% के रेट के ऊपर, और तीसरा लोन है 12% के रेट के ऊपर। ठीक है, जी तो पहले हम सैलरी में ठीक देखते हैं। जो पहला इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो उसमें सैलरी में जी 10% इंटरेस्ट जाएगा। जो 4% वाला ठीक है लोन है, तो उसमें सैलरी में 6% इंटरेस्ट जाएगा। और जो 12% लोन है, वहां पे सैलरी में कोई अमाउंट भी शामिल नहीं होगी। ठीक है, सही सर। और इस पे टाइम फैक्टर लगेगा कि कितने टाइम मंथ्स फैक्टर के लिए बिल्कुल है? लगेगा। जितने महीनों के लिए और लोन है, इंटरेस्ट की बचत तो उतने महीनों के लिए होगी ना। ठीक है सर, एक और बात, जो बिजनेस इनकम है इसमें जब हम लोग ऑब्वियसली जो हमारे 60% है हम उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे ना, जो बिल्कुल सिक्सटी ऐसा ही है। परसेंट लोन है हम्म, सर, तो उसमें हम जो टाइम फैक्टर है वो कितना लगाएंगे, लाइक उतना ही क्योंकि टाइम फैक्टर जो लगाएंगे। इनकम। उतना ही टाइम फैक्टर लगाएंगे। देखें, उसमें डीम्ड और एक्चुअल दोनों का, जितना लोन मैंने यूज किया, जितने अरसे के लिए यूज किया बिजनेस के अंदर, उतने ही टाइम का मुझे एक्सपेंस अलाउ होगा। अब लोन ही अगर 4 महीने का था, तो एक्सपेंस भी जी मुझे 4 महीने का मिलेगा ना। सही है, ठीक है। ठीक है, जी थैंक यू क्लियर है। सर। जी जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर इसी पॉइंट का क्वेश्चन है कि सर इसमें हम लोग फिर इनकम में तो नहीं ऐड करेंगे ना टैक्स, क्योंकि वो 12% है, बस हम बिजनेस वाली चीज करेंगे ना सर? जी बिल्कुल, सैलरी में तो कुछ भी ऐड नहीं होगा ना। ठीक है, सही है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, लास्ट टाइम हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन के हवाले से। यहाँ पर हमने बात की थी, और इसकी मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर ऐड कर दी है। तो जब आप लोग करेंगे तो उसको देख लीजिएगा। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, मेरा ख्याल है ये भी मैंने पढ़ा दिया था। ये ज़रा कोई कमेंट में लिख के, चैट बॉक्स में लिख के मुझे कंफर्म करते हैं कि रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक हो गया। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी के ऊपर भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी के ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल कर दी है, ऐड कर दी है, और ये नोट्स में अपडेटेड नोट्स जो है ना, ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये आपके पास ये नोट्स अपलोड अपडेटेड आ जाएंगे। इसे मैंने एक एग्जांपल ऐड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है टैक्स क्रेडिट्स का। टैक्स टॉपिक है। ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 64 तक 4 किस्म के टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हैं। ये टैक्स क्रेडिट क्या है? जैसे अभी हमने टीचर रिसर्चर पे पढ़ा था कि वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, इसी तरह ये टैक्स क्रेडिट भी क्या करेंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन टीचर रिसर्चर में तो उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ था कि 25% टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, वो तो आसान था। लेकिन ये जो टैक्स क्रेडिट है, इसका इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ए इज द टैक्स असेस्ड बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3। ये इन्हीं की बात हो रही है। दैट इज टैक्स लायबिलिटी लेस रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी अंडर सेकंड शेड्यूल सीनियर सिटीजन टीचर लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो वो जो टैक्स क्रेडिट है वो माइनस कर देंगे जो पहले वाले हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो सैलरी में होता नहीं है, सीनियर सिटीजन का खत्म हो गया, सिर्फ टीचर वाला है। तो पहले सीनियर सिटीजन सॉरी टीचर रिसर्चर वाला आप माइनस करेंगे, और जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उस टैक्स लायबिलिटी को हम कहेंगे ए। फिर जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम आपकी बी होगी, और मल्टीप्लाई करेंगे सी से। सी क्या चीज है? ये 4 सेक्शन है, सेक्शन 61 64। इनमें सी इज द लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम और फिक्स्ड अमाउंट। ये किस तरह से है? ये हर सेक्शन का हम अलग अलग करते हैं, ये अगली स्लाइड पे आप देखेंगे। चैरिटेबल डोनेशंस। चैरिटेबल डोनेशन में वो कहता है सी इज इक्वल टू जो आपने एक्चुअल अमाउंट दी है और 30% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, और फिक्स्ड अमाउंट कोई नहीं है।
आप पहला कॉलम देखेंगे तो चैरिटेबल डोनेशन के नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल अमाउंट, फिर परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम कितनी है 30% और फिक्स्ड अमाउंट नॉट एप्लीकेबल है। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करता हूँ। चैरिटेबल डोनेशंस की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाती है ₹200,000, ठीक है, एंड यू हैव टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹2 मिलियन, और आपने डोनेशन दी है ₹50,000, ठीक है। तो अब आपको टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन कैसे कैलकुलेट होगा, इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C, वेयर A इज इक्वल टू, इस सवाल के अंदर 2 लाख रुपए है, दैट इज द टैक्स लायबिलिटी। A इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी। तो एग्जाम में जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप उस वक्त तक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर चुके होंगे। B इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, जो इस सवाल में क्या है ₹2 मिलियन, और C इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन, जो कि इस सूरत में 50,000 रुपए है, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम थी आपके पास 2 मिलियन, तो 2 मिलियन का 30% बन जाएगा 6 लाख रुपया। तो सी आपका क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू लोअर अमाउंट दोनों में से लेनी है, 50,000 में से और 6 लाख में से, तो लोअर अमाउंट आपके पास 50,000 आ जाएगी। तो आपके पास जो नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए टैक्स टू बी पेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। फॉर्मूला क्या है, A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A इज द टैक्स लायबिलिटी और B इज द टैक्सेबल इनकम। जब आप टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में तो उस वक्त तक टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। तो जैसे अब वो तो आप पहले सीख चुके हैं कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली A डिवाइडेड बाय B आप अपने सोल्यूशन से मालूम कर लेंगे। उसके बाद सी क्या है, लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन। एक्चुअल डोनेशन आपके पास एग्जाम में गिवन होगी विच इज 50,000 रुपीज, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आप पहले ही मालूम कर चुके हैं, उसका 30% बनता है 6 लाख रुपया। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई, जो सी आ गया, वो आपके पास 50,000 रुपये आ गया। सॉरी, ये अभी आपका फार्मूला मुकम्मल नहीं हुआ, एक एरर हो गया मेरे से यहाँ पर। तो अब आपका करना ये है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, डिवाइड बाय 6 लाख है, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 2 मिलियन है। 2 1 2 3, तो आपके पास टैक्स क्रेडिट आ गया 5,000 रुपए का। तो 2 लाख में से 5,000 का टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 1,95,000 रुपए। सॉरी, पहले मैंने एरर कर दिया था, फार्मूला अप्लाई नहीं किया था। तो चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C के फार्मूले से। C इज इक्वल टू एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। उसको आप जब फार्मूले में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली आप देखेंगे तो हो क्या रहा है कि
आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लेते हैं। जब ए डिवाइडेड बाय बी करते हैं तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाता है। इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स को आप डोनेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। तो ये डोनेशन का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने का तरीकाकार है। किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी अरीबा, क्वेश्चन पूछें। टैक्स लायबिलिटी में से भी टैक्स क्रेडिट निकालते हैं। टैक्स देखें, टैक्स क्रेडिट तो यही है ना कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो सर ये सिर्फ मतलब डोनेशन तो चैरिटीज पे होगा, इसके अलावा किसी और चीज पे टैक्स क्रेडिट नहीं होगा? नहीं, डोनेशन हमने दी है ना, मुख्तलिफ चीजें। डोनेशन तो देखें मेरा एक्सपेंस है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये जो चैरिटेबल डोनेशन है ना, गवर्नमेंट चाहती थी कि डोनेशंस को प्रमोट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम किसी खैराती इदारे को डोनेशन देते हो तो उस डोनेशन के बदले हम तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर देंगे। तो गवर्नमेंट आपको डोनेशन देने के ऊपर आपको फायदा दे रही है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर दी। क्लियर है? यस सर। और सर जो हमारे पास ए है वो तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी है ना, तो आपने उसकी जगह टैक्सेबल इनकम नहीं लिखी हुई? कहाँ पे? सर ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी है ना, तो ए हमारे पास ये हमारे पास है 2 लाख रुपया। ये देखें पहले, ये 2 लाख रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 लाख रुपया टैक्स लायबिलिटी है। मैंने हाईलाइट किया, नजर आ रहा है आपको? जी 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 सर। और उसके नीचे टैक्सेबल इनकम लिखी है। और उससे मल्टीप्लाई नहीं होनी थी हमारी एक्चुअल डोनेशन? सी उसी से मल्टीप्लाई हुई है ना, यहाँ पर बस सी जरा मैंने पहले लिख दिया है। सही है सर। मल्टीप्लाई वाला फैक्टर मैंने पहले लगा दिया, वो बाद में भी लगा ले, पहले लगा ले, जवाब एक ही आएगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर डोनेशन वाला जो हमने टॉपिक किया था उसके अंदर भी तो हम लोगों ने सर वो जो लॉ हमें रिलीफ दे रहा है उसकी कैलकुलेशन कर ली थी सर। तो अभी टैक्स क्रेडिट अलग से क्यों है सर? हाँ, हर टॉपिक के अंदर हमें ये डोनेशन ना, मैंने उस वक्त आपको याद होगा शायद, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। उस वक्त मैंने बताया था कि डोनेशंस में भी कुछ फर्क है। वहां पर जो डोनेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ उन इदारों को थी जिनका नाम लिखा हुआ था क्लॉज 61 के अंदर। ठीक है, यानी जिन इदारों को आप क्लॉज 61 के तहत डोनेशन देते हैं, उन इदारों को जब डोनेशन देते हैं तो वो आपकी इनकम को रिड्यूस करते हैं, वो आपको एज ए डिडक्शन मिलते हैं, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं। ये वो इदारे हैं जिनको क्लॉज 61 के अलावा आप डोनेशन दे रहे हैं। इसको मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाली बात मैंने अभी, आप जरा कैलकुलेशन समझ लें। मैं ये 3 किस्म की डोनेशन होती हैं, इन तीनों को भी अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और सर टैक्स क्रेडिट जनरली होता क्या है? ये सर डोनेशन के ऊपर लगता है या किसी भी चीज पे लग सकता है? कुछ और चीजों पे भी मिलता है टैक्स क्रेडिट, वो अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। टैक्स क्रेडिट जनरली ये होता है कि पहले हमने पढ़ी थी डिडक्शंस। डिडक्शंस जो है ना वो आपकी इनकम को रिड्यूस करती है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होना है। और टैक्स क्रेडिट ये होता है जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें फर्दर आपको रियायत दे देती है, लायबिलिटी को रिड्यूस करती है। जो लायबिलिटी को रिड्यूस करने वाली चीज है उसे कहते हैं टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ठीक है सर। जी आदिल। सर ये लॉ ऑफ एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। आदिल आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कह रहा हूँ लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन इसका क्या मतलब है, और 30% ऑफ टैक्सेबल यानी इनकम। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो सी बनेगा। ओके सर, सही है सर। जी ये चैट बॉक्स में कल रिजल्ट है, प्लीज दुआ करें। सर आपके टूथपेस्ट में नमक है। सर रिजल्ट की इज्तिमाई, ठीक है, इज्तिमाई दुआ कर दें। सर जी दुआ कर दें इज्तिमाई। कल आप लोगों का रिजल्ट है? ये गणेश साहब फरमा रहे हैं कि कल रिजल्ट है। ओके, चले जी, दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, और जिन्होंने दुआ के लिए कहा है ख़ास तौर पे उनको सबसे पहले कामयाब करे। गणेश गाय, आई एम सॉरी आपका नाम मैं सही तरह नहीं पढ़ पढ़ा।
गणेश गायटोंड टोंडे। गणेश अगर आप हाथ हैंड रेज करें तो आप जरा, ताकि मैं आपका नाम सही स्पेल कर सकूं। गणेश हैंड रेज करें। चलें, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत दुआ है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता फरमाए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डोनेशंस के ऊपर। अब डोनेशंस के ऊपर फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो जरूरी है। चैरिटेबल डोनेशंस, ठीक है। चैरिटेबल डोनेशंस जो है ना वो 3 टाइप्स की हैं। एक वो डोनेशन है जो हमने पढ़ा था क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, उसमें एक लिस्ट दी गई है इदारों की, उन इदारों को। तो इन डोनेशंस पे हमें क्या मिलती है? डिडक्शन फ्रॉम इनकम, ठीक है। इन डोनेशंस के ऊपर हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन फ्रॉम इनकम मिलेगी, यानी जो हमारी इनकम होगी उस वो इनकम रिड्यूस हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर दी जाएगी। उसके बाद इदारे होते हैं अप्रूव्ड अदर देन क्लॉज 61। ऐसे कई इदारे हैं जो क्लास 61 में जिनका नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी उन्हें अप्रूव किया हुआ है एफबीआर ने, और उनके ऊपर आपको मिलता है टैक्स क्रेडिट, ठीक है। उनके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। जैसे अंजुमन फैजल इस्लाम, ये अगर रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वो एक इदारा है, तो वो उसके पास क्लॉज 236 है, और बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जो अगर डोनेशन देते हैं आप उन इदारों को, उनके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अभी सरोज ने क्वेश्चन पूछा था कि जी क्लॉज पहले जो हमने पढ़ा था उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्लॉज 61 में पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में जिन इदारों का नाम लिखा है उनको आप कहेंगे कि वो टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं। वो अगर डोनेशन आएगी तो आप सिंपली 12 लाख की इनकम है, 50,000 की डोनेशन दी, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम रह जाएगी वो 11.5 लाख रह जाएगी। जबकि जिन इदारों का नाम वहां पर नहीं लिखा हुआ लेकिन उनको अप्रूवल दी हुई है एफबीआर ने, उनके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो अभी हमने पीछे फार्मूला देखा था। तीसरे किस्म के इदारे हैं जो अनअप्रूव्ड इदारे हैं, ठीक है, यानी जिनके पास किसी किस्म का कोई अप्रूवल नहीं है। मसलन आप अपने खुद कोई ऐसी डोनेशन दे देते हैं, आप अपने घर में कोई काम वाली माई है उसको डोनेशन दे देते हैं, माली है उसको दे देते हैं, चौकीदार है उसको कोई डोनेशन दे देते हैं, या और कोई ऐसा खैराती इदारा है जिसके पास अप्रूवल एफबीआर का अप्रूवल नहीं है, तो उनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ सवाब मिलता है, ठीक है। यानी उसमें टैक्स वाले कोई बेनिफिट नहीं देते, उसके ऊपर ना इनकम में से कोई डिडक्शन मिलेगी, ना आपको टैक्स लायबिलिटी में कोई टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसके ऊपर आपको सिर्फ सवाब मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 किस्म की डोनेशंस है। अच्छा, आपके एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में वो आइडेंटिफाई करेगा, एग्जाम में अगर क्लॉज 61 का होगा तो वो लिखेगा कि जनाब ये क्लॉज 61, या सिर्फ हो सकता है सेकंड शेड्यूल लिख दे कि ये सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड इदारा है। तो अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखता है कि सेकंड शेड्यूल का लिस्टेड इदारा है तो फिर तो आप टैक्सेबल इनकम में से लिखे उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, अगर वो क्लॉज 61 नहीं लिखता तो फिर वो या तो आपको लिखेगा कि ये अप्रूव्ड इदारा है या अनअप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड इदारा है तो आप टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, और अगर अनअप्रूव्ड इदारा है तो आप कहेंगे कि जी इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर वो कुछ भी नहीं लिखता, एग्जामिनर ये बताता ही नहीं है कि ये सेकंड शेड्यूल का इदारा है या इसकी अप्रूवल क्लॉज 61 के अंदर मौजूद है या ये अनअप्रूव्ड इदारा है, तो बेहतर है कि आप उसमें एजम्पशन लिख दें। एजम्पशन, कोई भी एजम्पशन आप लिख सकते हैं, जो भी एजम्पशन आप लिखेंगे फिर उसके मुताबिक आप सवाल सॉल्व कर दें। यानी आप उसमें एजम्पशन क्लॉज 61 की भी ले सकते हैं, अप्रूव्ड की भी ले सकते हैं, अनअप्रूव्ड की भी ले सकते हैं। अनअप्रूव्ड की ले लें तो आसान काम हो जाएगा, कोई सवाल में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बेहतर है कि अनअप्रूव्ड की एजम्पशन आप उसके अंदर ले लें। तो ये चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर है। इसके साथ में एक और चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, पिछली स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे
कि चैरिटेबल डोनेशन की क्रेडिट के लिए जरूरी है कि अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पे किया जाए या फेडरल या प्रोविंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल को पे किया जाए, और दूसरा है कि मस्ट बी पेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। यानी अगर आपने किसी इदारे को डोनेशन देनी है तो आप उसे बैंकिंग चैनल के जरिए दें, क्रॉस चेक के जरिए दें। अगर आप कैश में देंगे तो उसका आपको फिर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर है। कोई क्वेश्चन है चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर तो दोबारा पूछ लें। एक मिनट सरोज भाई, इधर चार्जिंग पे लगा दो इसको। जी सरोज। सर अगर किसी हम अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी कैश में देते हैं तो वो भी कंसिडर नहीं होगा फिर? हाँ जी, वो भी कंसीडर नहीं होगा। कैश डोनेशन अलाउड नहीं है ये अनअप्रूव्ड इदारे को भी। ठीक है, सही है, ठीक है सर। चैट बॉक्स में किसी ने कमेंट लिखा हुआ है। यार त्रिपाठी साहब, आपका एटीट्यूड जो है ना वो काफी गैर मुनासिब है क्लास के लिए। आप थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने जो ये इस किस्म के कमेंट्स है ना ये आउट ऑफ द क्लास रखें, ठीक है? थैंक यू जी। किसी और के कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा अभी हम डोनेशंस पे वापस आते हैं और डोनेशंस में हम पहले डिस्कस करते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर। अच्छा, ये अभी हमने पहला सेक्शन 61 डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सकूक या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। यानी अभी आप अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या ये क्रेडिट सिर्फ डोनेशन के ऊपर अवेलेबल है? ये डोनेशन सिर्फ क्रेडिट पर नहीं है, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। अब ये अगला सेक्शन है, ये अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें या आप सकूक में इन्वेस्ट करें, सकूक भी बॉन्ड्स होते हैं एक तरह के, या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लें तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है? और उस टैक्स क्रेडिट का वही फार्मूला है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। अच्छा, A डिवाइडेड बाय B तो वही है टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। C क्या चीज है? अब C चैरिटेबल डोनेशन में तो आप देख चुके हैं कि वो एक्चुअल अमाउंट का 30% होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या सकूक या लाइफ इंश्योरेंस की सूरत में ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और शेयर प्रीमियम पेड विच एवर इज एप्लीकेबल, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और 15 लाख रुपए विच एवर इज लेस। यानी यहाँ पर तीन चीजें हैं, इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो C बन जाएगी। अब जो पहले वाली एग्जांपल थी उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं चैरिटेबल डोनेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, दोनों की हुई है बंदे ने, ठीक है? डोनेशन दी है 50,000 रुपए की और उसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की हुई है रुपीज से 60,000 की, ठीक है? अब टैक्स क्रेडिट और डोनेशन आपने कैलकुलेट किया वो तो फार्मूला सेम है, ठीक है? और उसके मुताबिक ये जो क्रेडिट आ गया ये आ गया आपके पास टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन आ गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। उसके लिए फार्मूला वो सेम है, A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। तो A और B तो आप पहले मालूम कर चुके हैं कि टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम 20 लाख रुपए, ठीक है? अब जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने यहां पर फार्मूले में पुट कर देनी है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की अमाउंट। उसमें हमें कहा गया है कि लोअर ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो कि है रुपीज 60,000 और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो कि बन जाएगा 2 मिलियन का 20%, 2 लाख
40,000 बन जाएगा, 4,80,000 बन जाएगा। और रुपीज 15 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस इसमें से कौन सी अमाउंट है? 60,000। ठीक है, तो इसका मतलब है ये टैक्स क्रेडिट कितना, क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स क्रेडिट विल बी इक्वल टू टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज इक्वल टू 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तो ये आपके पास 6,000 रुपीज का टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब आपने 5,000 डोनेशन वाला क्रेडिट भी माइनस करना है और 6,000 रुपए ये दूसरा क्रेडिट भी माइनस करेंगे, तो 189,000 का टैक्स लायबिलिटी आपकी पेबल आ जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा, ये याद रखें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन दोनों में से किसी एक का क्रेडिट मिलता है, दोनों का इकट्ठा क्रेडिट नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन दोनों में से किसी एक का क्रेडिट मिलेगा। आप चाहें तो इनमें से किसी एक का क्रेडिट कैलकुलेट कर लें और किसी एक का क्रेडिट क्लेम कर लें, दोनों का टैक्स क्रेडिट इकट्ठा नहीं मिलता, क्योंकि ये दोनों एक ही सेक्शन के अंदर है और उस सेक्शन में और करके लिखा हुआ है। हाउएवर, डोनेशन अगर आपने दी हो और साथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी की हुई हो, तो दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा, जैसे इस सवाल में हमने लिया है। या डोनेशन आपने दी हो और साथ आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया हो, तो दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बजाय अगर इसने ये प्रीमियम पे किया होता, तब भी सेम इसी तरह से क्रेडिट की कैलकुलेशन हो जाती। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के प्रीमियम में एक तो ये कंपनीज को और नॉन रेजिडेंट पर्संस को ये क्रेडिट अलाउ नहीं है। एक मिनट जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी की हो, लाइफ इंश्योरेंस भी हो और सर डोनेशन भी हो, तो फिर तीनों पे तो नहीं लगेगा ना? दो को मिलेगा, डोनेशन का तो मिलेगा ही मिलेगा। इंश्योरेंस में से और इन्वेस्टमेंट इन शेयर में से जो एक अमाउंट है हायर का आप ले ले, क्योंकि लॉ दोनों में से कोई एक अलाउ करता है, तो आप हायर अमाउंट पे क्रेडिट ले लें। ठीक है सर। अच्छा जी, एक तो ये क्रेडिट कंपनीज को और नॉन रेजिडेंट पर्सन को अलाउ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स के अंदर है, इसका क्रेडिट मिलेगा सिर्फ ओरिजिनल अलॉटी को। ओरिजिनल अलॉटी का मतलब ये है कि जो या उसने शेयर्स जो है ना स्टॉक मार्केट से ना खरीदे हो, ये जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है, इसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता, बल्कि ये क्रेडिट मिलता है जब कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करती है और आप पहले अलॉटी होते हैं उनके। यानी आप डायरेक्टली अगर कंपनी आपको शेयर्स इशू करती है तो आप ओरिजिनल अलॉटी कहलाते हैं, और एज एन ओरिजिनल अलॉटी आपको जो शेयर्स मिले हैं उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, बल्कि पहले कंपनी ने किसी और बंदे को शेयर इशू किए, आपने उस बंदे से खरीद लिए, तो फिर आप वो क्रेडिट नहीं ले सकते। या फिर आपने शेयर्स लिए हो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अगर उससे भी शेयर्स आप खरीदेंगे, वो उसके पास भी कई कंपनी के शेयर होते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। अच्छा, एक कंडीशन और भी है, वो करंट ईयर में एप्लीकेबल नहीं होती, वो अगले 2 साल बाद जाके एप्लीकेबल होती है। वो कंडीशन ये है कि शेयर्स मस्ट नॉट बी डिस्पोज ऑफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ 24 months from the date of acquisition, otherwise the credit received will be added back to the income in the year in which the shares are disposed of। यानी जिस साल आपने शेयर्स खरीदे उनका क्रेडिट लिया, फर्स्ट किया आज हम 2020 के अंदर है, आपने शेयर्स परचेज किए और उसके ऊपर आपने टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो इस साल तो आपको मिल गया। लेकिन शेयर्स परचेज करने के बाद 24 महीने यानी 2 साल पूरे होने से पहले पहले अगर आपने वो शेयर्स बेच दिए, तो आपको क्रेडिट माइनस करना पड़ेगा, यानी वापस करना पड़ेगा। यानी 2022 में जाके जितना क्रेडिट आपने पहले लिया था, वो क्रेडिट आपकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ये एग्जांपल देखी थी, इस एग्जांपल में हमने इस साल तो 6,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट ले लिया, लेकिन आज से 2 साल बाद या अगले साल अगर मैं शेयर्स बेच देता हूं 24 महीने पूरे होने से पहले, तो ये 6,000 रुपए मेरी उस वक्त की नेक्स्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। जी यशबीर क्वेश्चन पूछें।
सर ये जो आपने कहा है कि अगर 2 साल के अंदर अंदर उसने डिस्पोज ऑफ कर दी है तो फिर टैक्स वो सारा ऐड हो जाएगा इनकम में सर, लेकिन टैक्स क्रेडिट्स जो है इनकम वो में तो नहीं, टैक्स टैक्स लायबिलिटी लायबिलिटी में, इनकम में नहीं लायबिलिटी ऐड में ना। होगा। ये जो टैक्स लायबिलिटी जो आपने टैक्स क्रेडिट लिया था, ये उस साल की, यानी से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 2022 की टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। सही, ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी। तो अच्छा, इसी तरह कंडीशंस है इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस प्रीमियम की कंडीशंस ये है कि ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस पे मिलता है, ये किसी और इंश्योरेंस पे नहीं है। ठीक है, एक सेपरेट सेक्शन है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मिलता है, लेकिन इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मिलता है, फायर इंश्योरेंस वगैरह पे नहीं मिलता। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एससीसीपी के पास रजिस्टर हो, और इसमें एक शर्त ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अगर आपने आज क्रेडिट लिया है तो 2 साल तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने सरेंडर नहीं करनी, वरना जैसे शेयर्स बेचने के ऊपर टैक्स क्रेडिट वापस देना पड़ता है, इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी जो टैक्स क्रेडिट आपने लिया था वो वापस देना पड़ेगा, वो दोबारा आपकी टैक्स लायबिलिटी में उस साल में जाके ऐड हो जाएगा। जी सलमान, क्वेश्चन पूछें। सर ये पिछले उसका क्वेश्चन है सर, जो आपने कहेंगे ना कि 24 मंथ्स के अंदर अगर कोई डिस्पोज ऑफ करे शेयर्स, जी जी, तो जिस साल वो करेगा ये डिस्पोज ऑफ करेगा उसी साल ऐड बैक होंगे सर, जो उसी साल अमाउंट है उसकी वो टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। अगर उस साल उसकी टैक्स मतलब लायबिलिटी फर्ज किया, जैसे हमने ये सवाल किया था ना, इसमें 6000 का क्रेडिट लिया, ठीक है, यस अब वो 2 साल बाद 2022 में ये शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर देता है, 24 महीने पूरे होने से पहले पहले, और 2022 की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बन रही है 2,20,000 रुपए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो उसे टैक्स जी देना पड़ेगा 2,26,000, 2,20,000 की बजाय उसे 2,26,000 देना पड़ेगा। ये 6,000 उस वक्त की टैक्स लायबिलिटी में जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर साल बाद भी अगर वो करे तो उसी साल हम जी जी ऐड बैक करेंगे उसको। जी, जिस साल वो सरेंडर करेगा उसी साल उसकी टैक्स लायबिलिटी में। सर ये यहाँ पे आपने इनकम वैसे लिखा हुआ है, कहाँ पे? तो ये लाइबिलिटी में ऐड करेंगे ना इसको? हाँ, इसको लायबिलिटी में ऐड करेंगे, ये मैसेज सही है, ठीक, कोई मसला नहीं। टैक्स। और इंश्योरेंस का भी सर यही हिसाब है, जी, जिस साल हम यही है। अच्छा ठीक। जी आदिल, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जिस तरह डोनेशन हम किसी को डोनेशन हम डोनेट करते हैं उसकी समझ आती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, ये भी हम किसी को कंपनी वगैरह को, चैरिटेबल कंपनी जो होती है इनको डोनेट करते हैं तब जाके हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है, या हम इन्वेस्टमेंट डोनेशन तो नहीं होती ना। देखें, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है आपने, ये सेकंड बुलेट जो मैंने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट आपने करनी है इन्वेस्टमेंट इन न्यू लिस्टेड शेयर्स, यानी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है ना, उसके शेयर्स लेने हैं आपने, नंबर 1। दूसरी बात, एज ओरिजिनल अलॉटी लेने हैं, यानी आपने किसी और बंदे से नहीं खरीदने बल्कि कंपनी से डायरेक्टली आपने वो शेयर्स खरीदने, तो फिर आपको ये क्रेडिट मिलता है। तो ये टैक्स क्रेडिट इस पे हमें क्यों मिल रहा है? तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो हमारा गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लिस्टेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कम कर दूंगा। इसी तरह गवर्नमेंट और चाहती है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो और मैं तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे दूंगा। सर इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट एक सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे में फर्ज किया, लाइफ इंश्योरेंस का मकसद क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे का किसी हादसे में इंतकाल हो जाए तो उसकी फैमिली को कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि यार जब कोई शख्स किसी हादसे में इंतकाल हो जाए तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके जो लवाहिकीन है उनका ख्याल रखे। तो अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा लेगा तो वो जिम्मेदारी एक तरह से शिफ्ट हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, और वो कुछ ना कुछ उसके बच्चों को, बीवी बच्चों को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लोगों को उस तरफ राग़िब करना चाहती है। इसी तरह जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज का जो कारोबार है उसमें ये होता है कि लिस्टेड कंपनीज में चूंकि मुख्तलिफ लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और उस पैसा लगाने के नतीजे में एक मुश्तरका कारोबार चल पड़ता है, जिसके नतीजे में मुल्क में रोजगार मिलता है और बहुत सारे फवायद होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लिस्टेड कंपनीज के अंदर लोग इन्वेस्ट करें।
तो इसलिए गवर्नमेंट जब किसी शोबे में इन्वेस्ट करना चाहती है तो टैक्स में इस तरह की मुख्तलिफ रियायतें देती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। जी मरियम, क्वेश्चन पूछें। सर ये जो हमारे पास आपने जो हमें डोनेशन एज ए डिडक्शन मिलती है वो हमारे पास पार्ट 2 में जो पार्ट 1 में है वो हमें एज ए डिडक्शन मिलती है डोनेशन। डोनेशन पार्ट 2 में सेकंड शेड्यूल की डोनेशन जो होती है ना, जो वो सेकंड हमें एज ए शेड्यूल डिडक्शन मिलती है। जी वो एज ए डिडक्शन मिलती है अगर आप किसी सेकंड शेड्यूल वाले इदारे को देंगे तो वो और है सर जो आपके। अप्रूव उसके अलावा जो अप्रूव्ड इदारे हैं उनके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो अभी मैंने फार्मूले से एक्सप्लेन किया। ओके सर, थैंक यू सर। और अनअप्रूव्ड के ऊपर सिर्फ सवाब मिलेगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन? जी अली अदर, आप सवाल पूछें। जी सर। सर ये जो दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड न्यू लिस्टेड शेयर्स वाला, सर इसमें ये स्टॉक मार्केट से अगर शेयर लेंगे तो तब ये होगा ओरिजिनल लॉटी होगा? नहीं, स्टॉक मार्केट में भी दो किस्म के शेयर्स होते हैं। एक शेयर आप खरीदते हैं जो ऑलरेडी किसी बंदे की ओनरशिप में होता है, उसने कंपनी से लिए होते हैं और आप उस बंदे से खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उस सूरत में आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं होते। ये सिर्फ उन शेयर्स की सूरत में आप ओरिजिनल अलॉटी होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी नए शेयर्स जारी करती है और उन शेयर्स को आप डायरेक्टली कंपनी में सब्सक्राइब करके परचेज करते हैं। ठीक है सर, ओके। जी खिजर, सवाल पूछे। सर टैक्स ऑन टैक्स आपने पढ़ा दिए या आगे पढ़ाने? टैक्स ऑन टैक्स मैंने नहीं पढ़ाया। वो ये टैक्स क्रेडिट के बाद पढ़ाएंगे? हाँ, वो जरा थोड़ी सी टैक्स लाइव, वो दो चंद एक और चीजें कंप्लीट हो जाए फिर आपको मैं बताता हूँ, उसके ऊपर अलग से पढ़ाऊंगा। वो आपकी बुक से ही मैं दिखाऊंगा आपको। थैंक यू सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है? त्रिपाठी साहब और गणेश साहब, यार आप जो लेक्चर क्लास में चल रहा है बराए मेहरबानी उसकी तरफ तवज्जो रखें, और अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं रखेंगे तो फिर आपका क्लास अटेंड करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि लेक्चर की तरफ तवज्जो दें और मेरी तवज्जो भी आप तकसीम ना करें, क्योंकि आपके ये मैसेजेस जो हैं ये पढ़ के तो फिर जाहिर सी बात है मेरे जो कंसंट्रेशन है वो मैं लूज़ कर जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, तो आप लोगों का किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। गणेश आप ये प्लीज मुझे पर्सनल मैसेजेस करें, फिर ये इस पे मैसेजेस मत करें। आई कैन टॉक देयर, यहाँ पे मैं आपसे बात नहीं करूंगा इस मामले पे। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्लास से रिलेटेड तो पूछ लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह ताला क्लास होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी मरियम आपने हैंड रेज किया है, बड़े एंड सर कल मरियम आपने हैंड रेज किया, वरना बंद करने लगा था। पूछे क्वेश्चन। सर कल तो रिजल्ट है ना, कल तो छुट्टी है। कल रिजल्ट है तो चले मैं आप लोगों से रिजल्ट पूछ लूंगा कैसा है, या आप सोच रहे हैं कि नहीं बनाना पड़ेगा? सर विकास ने भी छुट्टी दी है ना, तो आप भी दे दें। अच्छा, स्टूडेंट्स हैंड रेज करें जो चाहते हैं कि कल छुट्टी कर दी जाए। जमहूरियत है, अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला होगा। अक्सरियत ने कहा है कि छुट्टी ना की जाए।
की जाए। अच्छा, ये हैंड रेज किया, इसका मतलब अक्सरियत ने कहा है कि छुट्टी की जाए। ठीक है जी, कल फिर क्लास नहीं होगी, मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।